दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज आपका 29 मई के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं। देखते देखते हैं कि आज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत सी उपयोगी है। आज एपिसोड नंबर आपका 3 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी। राजनाथ सिंह वर्तमान में आपके कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में आपके जो हैं, राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन है? तो ये इस समय इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये आपको बताना है इनके पास मंत्रालय कौन सा है। तो ये आपके रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय इनके पास है राजनाथ सिंह के पास में। इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछें कि इस समय वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, आपको कौन बॉक्स में बताना है कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। आपको बताना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत होगा क्या कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। यह निवासियों और संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंध की विभिन्न सेवाओं के लिए समय समय पर त्वरित पहुँच प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। मतलब क्या होगा कि जो देहरादून में एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित किया जाएगा, ताकि वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनके संगठन, उनकी रक्षा भूमि की प्रबंधन व्यवस्था, उनके सेवाओं के लिए समय समय पर त्वरित रूप से पहुँचकार हो सके। इसके लिए है ये राजनाथ सिंह जी ने उत्तराखंड में एक नए रक्षा संपदा को मंजूरी दी है। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में आपके राज्य रक्षा मंत्री हैं। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अभी एक जो है 1 जनवरी को पास में एक अभियान स्टार्ट किया था। उस अभियान का नाम क्या था? पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत पढ़े भारत अभियान के तहत हुआ क्या था कि ये 100 दिवसीय कार्यक्रम था। 1 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। छात्रों के सीखने में स्तर में सुधार, मतलब कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके सीखने के स्तर में सुधार किया जाए, इस सब का संबंध इससे था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर आपसे हम पूछें कि आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? तो ये आपकी जो है कस्तूरी रंगन समिति। किससे भैया? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आपकी ये स्टार्ट हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है कितने साल बाद ये आई है, तो 1986 में हुआ था। उसके बाद से अब कब हुआ है? 2020 में हुआ है। तो टोटल कितने साल हो गए आपको बताना है। तो टोटल 34 वर्षों के बाद ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है। अगर हमसे पूछें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है? तो शिक्षा वर्तमान में किसका विषय है? तो शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। मूल संविधान में किस में था? तो मूल संविधान में आपके राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा आपके क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लवलीना बोरगोहन IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। तो आप सभी को पता होगा, लवलीना बोरगोहन का नाम आपने पहले ही सुन रखा होगा। इन्होंने क्या, ये है टोक्यो की ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक विजेता हैं। तो ये अगर ये इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, तो ये देखिए, टोक्यो की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बॉक्सिंग ने घोषणा की कि 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में हुए चुनाव के दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा अगर भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी IBA मतलब कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना था। यहाँ पे एक नाम आता है टोक्यो का, तो हम टोक्यो के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो टोक्यो ओलंपिक सन 2020 का हुआ था, ये किस नंबर का क्रम है? तो ये आपका जो टोक्यो ओलंपिक था 32वें नंबर का क्रम था। कहाँ पे हुआ था भैया? टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। ठीक है, अगर हमसे पूछें कि 32वें नंबर जो हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर का नाम था भैया मीराई तोबा। शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर का नाम मीराई तोबा था। अगर आपसे हो जाए टोटल इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल भारत में से 7 मेडल, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और इस ब्रॉन्ज में आपका एक कुश्ती का था, एक आपका जो है इसी में लवलीना बोरगोहन ने जो आपने कुश्ती में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ये यहाँ पे अभी जीता था। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब जो है जीता था। और एक गोल्ड आपका जो था नेहा चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और यहाँ पर रवि दहिया
और जो आपकी मीराबाई चानू थी, उन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक सन 2020 के बारे में जरूरी बातें थी। अगर पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी, तो रैंक क्या थी भैया, 48 रैंक थी। टोटल ऑल ओवर जो भारत ने जो टोक्यो ओलंपिक में अपना रैंक स्थापित किया था, 48 रैंक स्थापित की थी। और इसी टोक्यो ओलंपिक में आपकी जो लवलीना बोरगोहन है, वो असम की बॉक्सिंग हैं, और इनको जो है अभी हाल ही में आईबीए का जो है एथलीट समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला के पास के नाम पर रखा गया। बंदर की भी एक नई स्पीसीज खोजी गई और उसका नाम सेला पास के नाम रखा गया। तो सेला सुरंग आप लोग जानते हैं, सेला सुरंग कहाँ पे है, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी है। ये न्यूज़ क्या है भैया, न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि अरुणाचल प्रदेश से दर्ज की गई पुरानी दुनिया के बंदर की एक नई प्रजाति का नाम समुद्र तल से 13,700 फीट ऊपर एक सामरिक पहाड़ी दर्रे के नाम पर रखा गया है। सेला मकाका सेलाई द न्यू टू साइंस प्राइमेट की पहचान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। उनका अध्ययन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एवं इवोल्यूशन के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित हुआ। मतलब जो इसका मतलब जो ये बंदर की प्रजाति खोजी गई, ये जो है 13,700 फीट ऊपर एक सामरिक पहाड़ी दर्रे के नाम पर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है सेला सुरंग है। सेला सुरंग कहाँ पे है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वहाँ के खोजी गई और उसी के नाम पे जो है इस बंदर की प्रजाति का नाम रखा गया भाई साहब। तो ये देख लीजिए। तो अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पे एक टर्म आया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला निदेशक बनी है, उनका नाम क्या है भैया, उनका नाम है धृति बनर्जी उनका नाम है। लगे हाथ आप बता दीजिए कि SAIL सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला निदेशक बनी है, उनका नाम क्या है, ये भी आपको लगे हाथ बता देना है भैया। तो इसका आंसर हो जाता है सोमा मंडल, सोमा मंडल। ONGC की कौन बनी है, ONGC की कौन बनी है, तो ये अलका मित्तल बनी है, अलका मित्तल बनी है, ठीक है। तो ये सर्वे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हो गई धृति बनर्जी, SAIL की हो गई सोमा मंडल, ONGC की हो गई अलका मित्तल। एक और नाम आ रहा है, आपको बताना है कि शांति सूरी धूलीपुड़ी, इनका नाम तो आपने सुना होगा। ये किसकी बनी है, तो ये बनी है आपकी JNU की पहली महिला निदेशक बनी है। और एक आपकी चाची जी हैं नागोजी ओंकोजी इवेला, जो WTO की महानिदेशक बनी है। तो ये सारी जानकारी जो आपको बताई जा रही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम सुरंग की बात कर लें कि हाँ ये कौन सी सुरंग थी, तो ये आपकी सेला सुरंग थी। अगर आपसे पूछे कि पीर पंजाल सुरंग ये कहाँ पे है आपकी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसको ध्यान रखना। और आपकी अटल सुरंग है, अटल सुरंग से सभी लोग परिचित हैं, अटल सुरंग है, ये कहाँ पे आपकी, हिमाचल प्रदेश में आपकी अटल सुरंग है। 9.02 किलोमीटर ये आपकी लंबी सुरंग रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरकार 1 अक्टूबर से अनिवार्य पंजीकरण के तहत कागज़ का आयात लगाएगी। ये भैया क्या है, बिजनेस एंड इकोनॉमी की आपकी न्यूज़ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सबसे पहले देख लेते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल है। क्या नाम भैया, पीयूष गोयल है। इन्होंने कहा कि अखबारी और कागज़, हाथ से बने कागज़, लिफाफा जैसे प्रमुख कागज उत्पादों के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। 1 अक्टूबर को या उसके बाद आने वाले सभी आयात कागज आयात निगरानी नीति द्वारा शासित होंगे। यह नीति जिसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की डंपिंग को समाप्त करना और माल के पुनः वितरण के मुद्दे का समाधान करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही ही होगी। अगर आप चैनल पर नए भैया, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा सपोर्ट बढ़ा लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर करके। तो ये आपकी न्यूज़ थी, समझ में आ गई होगी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अखबारी कागज़ का जो आयात होगा अब उस पर भी क्या कर दिया गया है, इन्होंने आगे कर से अनिवार्य कर दिया है और कागज़ के आयात पे मतलब इम्पोर्ट पे क्या करेगी, ये टैक्स लगाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। आपको बताना है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट GI टैग का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग GI टैग। GI टैग जो है 1999 का अधिनियम है, 1999 का ये क्या है, अधिनियम है। और सन 2003 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहली बार सन 2004 के अंदर ये जो किसको दिया गया है, तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को ये अवार्ड दिया गया है। दार्जिलिंग की जो चाय है आपको उसको जो है ये जो है दिया गया है। अगर हम बात करें आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट नाम ले लेते हैं, जैसे कि है आपका जुडीमा वाइन, आपको बताना ये कहाँ का है, जुडीमा वाइन है,
जुडीमा वाइन है। फिर आपकी तेजपुर की लीची है, तेजपुर की लीची है, जुडीमा वाइन हो गई, तेजपुर की लीची हो गई। फिर आपका हो गया चकहाव चावल हो गया, चकहाव चावल हो गया आपका, चकहाव चावल हो गया आपका, जुडीमा वाइन हो गया, तेजपुर लीची हो गया। और फिर जो होगा आपका लौंग का जीआई टैग हो गया, लौंग का जीआई टैग हो गया। फिर आपका जो है हाथी मिर्च हो गया। फिर क्या हो गया भैया, हाथी मिर्च हो गया। फिर आपकी सोजत मेहंदी हो गई, सोजत मेहंदी हो गई, ठीक है, सोजत मेहंदी हो गई। फिर आपका हो गया अफतानी कपड़ा उत्पाद हो गया, अफतानी कपड़ा उत्पाद। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, ये कहाँ की जो है आपकी, ये आपकी किस राज्य की हैं, आपको ये बताना है। तो हम देख लेते हैं भैया, जो पहला आपका टर्म है जुडीमा वाइन, तो जुडीमा वाइन जो है असम की है, असम का ये आपका जीआई टैग है। तेजपुर लीची कहाँ की है, तेजपुर लीची असम की है, तेजपुर लीची असम की भी है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। चकहाव चावल कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है। लौंग का जीआई टैग कहाँ का है, तो ये आपका कन्या कुमारी का है। हाथी मिर्च कहाँ का है, तो ये भी आपका क्या है, मणिपुर का है। सोजत मेहंदी पाली राजस्थान की है, पाली राजस्थान की आपकी सोजत की मेहंदी है। अफतानी कपड़ा उत्पाद कहाँ का जीआई टैग है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अदानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। अडानी नेशनल अफेयर की न्यूज़ है। क्या कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन की सहायक कंपनी अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर व वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। यह संयंत्र भारत का पहला पवन और सौर संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। नए संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 2.69 किलोवाट आवर टैरिफ के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर है। तो अदानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। तो ये अगर भैया आपको, अगर हमारा चैनल, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति और हमारा जो दिया गया कंटेंट है आपके जो यूज़फुल है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले कुछ हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि आपका जो ट्विटर कंपनी है, ट्विटर, ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो कौन है, ट्विटर के नए सीईओ क्या हैं, ये आपको बताना है। गूगल के, गूगल बाबा के जो नए नए सीईओ हैं वो कौन है। अमेजॉन के कौन हैं, अमेजॉन के नए सीईओ कौन हैं। फेसबुक के नए सीईओ कौन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका है ट्विटर के नए सीईओ, तो अगर हम बात करें ट्विटर के नए सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं, पराग अग्रवाल। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर का जो है अभी हाल ही में एलोन मस्क ने क्या किया, इसको परचेज कर लिया है। तो एलोन मस्क को कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एलोन मस्क को। गूगल के नए सीईओ कौन है, तो ये आपके सुंदर पिचाई जी हैं, सुंदर पिचाई जी हैं। अमेजॉन के कौन है, तो ये एंडी जैसी हैं, ठीक है, एंडी जैसी हैं। फेसबुक का जो नया नाम है उसका नाम क्या कर दिया गया, फेसबुक का नया नाम कर दिया गया, मेटा कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो ये आपके संस्थापक हैं बिल गेट्स। अगर बात करें सीईओ की कौन है, सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन के बाद आपको रिवाइज कराई जा रही हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप लोग इसको भी करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर बनाया रिकॉर्ड। रिदम ममानिया के बारे में कौन नहीं जानता। आज रिदम ममानिया जो है एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर बनाया रिकॉर्ड। मुंबई के 10 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के कलात्मक स्केटर ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। रिदम ममानिया न केवल एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़े बल्कि लगभग 128 किलोमीटर की दूरी तय कर नीचे भी उतरी। युवा स्केटर को ट्रैक पर पूरा करने और 5,364 मीटर पर स्थित बेस कैंप तक पहुंचने में 11 दिन लगे थे। जो रिदम ममानिया है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके घर के पास में एक पार्क था और वहाँ पर ये सीढ़ियाँ, रैंप थी, सीढ़ियाँ पर चढ़ती थी और उतरती थी। इन्होंने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की रखी पहले से कि हाँ ये प्रैक्टिस की हो कि हमको जो है एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ना है या ऐसा कुछ। तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने इससे पहले कभी भी कोई इसी तरह की प्रैक्टिस नहीं की थी और अपने घर के पास में कोई पार्क था, उसी पार्क के अंदर ये जो है सीढ़ियाँ लगी होती थी, तो सीढ़ियों को चढ़ती थी उतरती थी, चढ़ती थी उतरती थी। और इन्होंने जो है रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप को भी आज जो है 5,364 मीटर ऊंचाई पर इसको
क्रॉस कर चुकी हैं। तो अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो क्यों नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मोटिवेट हो रहे होंगे इस न्यूज़ से कि हाँ कि रितम ममानिया जो 10 वर्षीय बालिका है, 10 वर्षीय राष्ट्रीय कलात्मक ने उसने जो है इतनी दूरी लंबाई को अगर नाप दी है तो एक इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो हमको इनसे सीख लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे ही महान हस्तियों को रिवाइज कर लेते हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने बहुत अपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। जैसे कि एक नाम आपको सुनने में आता होगा, काम्या कार्तिकेयन का। काम्या कार्तिकेयन का। तो ये काम्या कार्तिकेयन जो है, इनका संबंध क्या है कि इन्होंने माउंट एकांकागुआ जो कि साउथ अमेरिका या कह दीजिए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को इन्होंने क्या किया, फतेह किया है। इसी प्रकार एक नाम आता है आपका ऋत्विका श्री। क्या नाम आता है भैया, ऋत्विका श्री। ऋत्विका श्री जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो जो है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी, इन्होंने उसको फतेह किया। एक नाम का याद लीजिए, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट के बारे में, हर्षवंती बिष्ट कौन है, तो हर्षवंती बिष्ट जो हैं ये भारतीय पर्वतारोही संस्था की अध्यक्ष हैं। हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोही की अध्यक्ष है। तो ये आपकी कुछ महान हस्तियां थीं जिन्होंने अपने इस क्षेत्र में काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कांस में 21 मई 2022 को हुए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड इनको दिया गया। सिद्दीकी जी को यह अवार्ड एमी विजेता स्टार विसेंट डी पॉल ने प्रदान किया। ये अवार्ड इनको किसने दिया है, तो ये अवार्ड इनको दिया है एमी विजेता विसेंट डी पॉल ने ये अवार्ड इनको दिया है। सिद्दीकी को यह अवार्ड सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, ये आपके फिल्म स्टार में से हैं और इनको जो है मिला है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। और ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और इनको जो है रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से इनको दिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपकी तरफ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि वयोवृद्ध पत्रकार सत्य सोनी का निधन हो गया। वयोवृद्ध पत्रकार लेखक सत्य सोनी का मई 2022 में निधन हो गया। उनका जन्म म्यांमार में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण की वजह से 1944 में पंजाब आ गए। उन्होंने 1951 में उर्दू दैनिक मिलाप से जुड़कर भाषा पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन सहित कई पुस्तकें लिखी हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये वयोवृद्ध पत्रकार सत्य सोनी जी का निधन हो गया। और ये जो है, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान जो जापानी का जब आक्रमण उस पर हुआ था, तो उस आक्रमण के उसमें ये जो है पंजाब आ गए थे। और 1951 में उन्होंने उर्दू सैनिक मिलाप में जो अपना जुड़कर भाषा पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस राष्ट्रपति भवन सहित पुस्तकें लिखी हैं। तो ये एक ऑब्जेरी है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पश्चिम बंगाल को मिला शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ममता बनर्जी जी हैं। पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में राज्यों को प्रदान किया जाएगा। 2003 में स्थापित किया गया स्कोच अवार्ड का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गीतांजलि श्री के टूम ऑफ सैंड ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेती समाधि टूम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। वह न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बन गई हैं, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार की राशि इसमें दी जाती है। लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। तो ये आपका गीतांजलि श्री के टूम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें गीतांजलि श्री को टूम ऑफ सैंड के लिए जो है 50,000 पाउंड की पुरस्कार की राशि उनको दी गई है। तो आज के लिए ये जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, और इसमें हम बीच बीच में आपके जो पुराने रिवाइज क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, उसको हम लोग यहाँ पे कराते रहते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उससे पहले थोड़ा कुछ हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस आपका जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस आपका जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। और आपका 16 जनवरी को एक डे मनाया था, उसको हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। और 10 से 16 जनवरी को क्या मनाया गया था, तो ये आपका जो है 10 से 16 जनवरी को आपका जो है स्टार्टअप स्टार्टअप का डे ही मतलब कि स्टार्टअप वीक मनाया गया था। 10 से 16 जनवरी को आपका स्टार्टअप वीक मनाया गया था, ठीक है। अगर आपको 12 जनवरी को पूछे तो आपको क्या मनाया गया था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे आपको 12 जनवरी को मनाया गया था। चलिए बस वीडियो को आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।